Hello, people. Welcome to the session. I'm Rachita Sirseva, your Vedanta Chemistry Master Teacher, and I hope you guys are doing amazing. मस्त and मस्त. और तुम लोग के आस पड़ोस भी चंगे होंगे, खुश होंगे. So, guys, today we are starting up with the midterm paper of chemistry. Midterm paper practice करने वाले हैं हम लोग. हर तरह के questions आपको यहाँ पे मिलेंगे और ये questions आए हुए हैं आपके पिछले papers में से, पिछले सालों के papers में से. So we are going to follow same paper pattern. सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क के हम लोग वो करेंगे. सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई 5 सेक्शंस आते हैं. आपका 5th सेक्शन होता है 4 मार्क का जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आता है. वी विल दैट आल्सो प्रैक्टिस करेंगे. देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको किस तरीके से आंसर्स लिखना चाहिए. इनफैक्ट आपको यहाँ पे ये भी बताया जाए कि पर क्वेश्चन का मार्क्स कितना है एज वेल एज उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे. 2 मार्क के क्वेश्चन में कितना लिखना मांगता है, 1 मार्क का है तो कितना लिखोगे, सो दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम. डोंट एंड अप वेस्टिंग योर टाइम कि 1 मार्क में 5 मार्क का आंसर लिख के आ रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं. So this is the major thing we brought. इसी वजह से हम लोग लाए आपके पास मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर so that you get an idea और एग्जाम में आप अपना टाइम वेस्ट ना करो. आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं. एंड सीबीएसई लव्स टू क्वेश्चन. तो आपके पास्ट ईयर पेपर्स में से सैम्पल पेपर आराम से क्वेश्चन एज इट इज उठकर आते. So without any delay, chakde fatte, let's get ourselves started and solve some chemical locha together. Starting up with section E. सेक्शन ई उल्टा स्टार्ट करेंगे, ई से ए की तरफ जाएंगे. सबसे पहले हम लोग लेंगे 4 मार्क का क्वेश्चन विच इज योर केस बेस्ड क्वेश्चन. आपके एग्जाम में एक केस बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है. बोले तो एक कहानी दे देंगे, एक समरी दे देंगे और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन. लेट्स रीड इट. पढ़ते हैं. अलका थी एक, अलका मैडम है, हु इज मेकिंग टी इन अ केटल. केटल में टी बना रहे हैं. Suddenly, she felt intense heat from the pull of steam gushing out of the spout of kettle. Kettle के जैसे एकदम से बहुत तेजी से बाहर आया. She wondered whether the temperature of steam is higher than that of the water boiling in the kettle. क्या स्टीम का टेम्परेचर पानी के बॉइलिंग से ज्यादा, मतलब पानी जो बॉइल हो रहा है उससे ज्यादा होगा? क्या स्टीम सीवियरली बर्न करती है as compared to boiling water? Let's see. इस समरी के बाद they have asked some question. 2 मार्क की 4 मार्क का क्वेश्चन ऐसे डिवाइड होगा. पहले पार्ट में पूछ रहा है why steam has more temperature than water. स्टीम में हमेशा ज्यादा टेम्परेचर होता है बॉइलिंग वाटर से, ऐसा क्यों? तो आप लोगों को अगर ध्यान हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या वेपर स्टेट, दिस इंटरकन्वर्जन टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग. हीट करके होता था, सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में जाएगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में जाएगा. इस इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में आपने कहीं ना कहीं एक टर्म पढ़ा है, लेटेंट हीट. पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हैं, आप सबने पढ़ा है. लेटेंट हीट को हम लोग क्या समझते हैं? लेटेंट बोले तो हिडन, छुपा हुआ हीट. सिस्टम में जो छुपा हुआ हीट हो हम लेटेंट हीट कहते हैं. अब भाई ये छुप के कर क्या रहा है, ये लेटेंट हीट का काम क्या है? लेट मी गिव यू वन सिंपल एग्जांपल. लेट्स से हमारे पास आइस क्यूब, हमारे पास एक कंटेनर है, हमने आइस क्यूब, उन आइस क्यूब को हमने करा हीट, ठीक है, और इसमें रखा हुआ है हमने एक टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर. आप प्लीज थर्मामीटर. आइस का टेम्परेचर लेट्स से -5 डिग्री. लेट्स से आइस का टेम्परेचर -5. अब जब तुम इस सिस्टम को हीट कर रहे हो तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा. क्यों नहीं बढ़ेगा? हीट कर रहे हो ना सिस्टम को, तो टेम्परेचर बढ़ के पहुंचा 0 डिग्री सेल्सियस. एंड अभी भी आइस आइसी है. वाटर इज स्टिल इनटू अ सॉलिड स्टेट, जबकि वो 0 डिग्री पे पहुंच चुका है. ये क्या हुआ भाई? ये कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है? और ऊपर से अभी भी आप सिस्टम को हीट कर रहे हो कंटिन्यूअसली. स्टिल
0 डिग्री से ऊपर ही नहीं जा रहा है, थर्मामीटर खराब तो नहीं हो गया है? बिल्कुल नहीं, थर्मामीटर सही है। आप सिस्टम को हीट दे रहे हो, फिर भी टेम्परेचर 0 डिग्री पे जाके स्टक हो गया, का मतलब यहाँ पे कुछ तो हो रहा है भाई, इस टेम्परेचर खोल झाले गया। So the heat which is provided has been hidden. जो हीट आपको टेम्परेचर यहाँ थर्मामीटर की दिख रही है, वो जाके सिस्टम में छुप चुका है। That's basically your latent heat. ये आपका latent heat है, ठीक है? This heat will be then used up. कहाँ यूज हो रहा है? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए ये काम आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल गोइंग टू अगेन राइज, क्योंकि हम ऑलरेडी टेम्परेचर नीचे से दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, हम लोग हीटिंग बंद नहीं कर रहे सिस्टम। तो जैसे ये 0 डिग्री पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और जब ये पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तब जाके टेम्परेचर वापस से बढ़ेगा एंड इट रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ जब ये कन्वर्जन हो रहा था, तो इससे हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोले तो मेल्टिंग। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग। ये छुपे हुए हीट का काम क्या था? जो सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोज थे, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके वो दूर लेकर आया, लिक्विड स्टेट लेके आया। अब वापस से वही सेम कहानी, 100 पे जाके टेम्परेचर स्टक हो गया। फिर से थर्मामीटर से 100 के ऊपर जा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है भाई? यहाँ पानी बन चुका है, लिक्विड बन चुका है। नाउ एज यू आर हीटिंग द सिस्टम कंटिन्यूअसली, 100 से ऊपर ही नहीं जा रहा है, टेम्परेचर रुक गया, कांस्टेंट हो गया। अब क्या? यहाँ पर लिक्विड इज चेंज वेपर स्टेट। अब यहाँ पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ लेटेंट हीट। वापस से लेटेंट हीट है, लेकिन इस समय इस लेटेंट का नाम है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? ऐसा हिडन हीट जो कि हेल्प कर रहा है लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके, तोड़ के गैसेस के पार्टिकल्स में लाने की जो कोशिश है, वेपर्स के अंदर लाने की जो कोशिश है, उस हीट को हम कहेंगे लेटेंट वेपराइजेशन। तो ओवरऑल ये आपका बना मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और ये बना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस। अब देखो, वापस चलते क्वेश्चन। Why steam has more temperature? क्योंकि स्टीम में एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट छुपा है, जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विच इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट, उसकी वजह से स्टीम का जो एनर्जी है वो ज्यादा होता है, हीट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग। So that is because of the latent heat of vaporization, then the particle water which is present there, and this energy is condensed. So therefore, steam is always hotter than boiling. Next part of question देखते हैं। अच्छा, this is a keyword. What I've written here, it's a keyword. Latent heat vaporization. अगर आपके आंसर में नहीं आएगा, मार्क्स याद रखना। तो मैं साथ के साथ आपको keywords भी बता दूंगी, so you don't miss out in your answer. Does the temperature of substance changes while it is boiling? ये सामने है। जब बॉयल हो रहा है, मतलब जब बॉइलिंग चल रही है, तो क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आया है? नहीं, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है पानी का, 100 डिग्री सेल्सियस। जब बॉइलिंग चल रही है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो टेम्परेचर है आपका सेल्सियस। तो क्या टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस चेंज व्हाइल इट्स बॉइलिंग? नो, दैट विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग आल्सो एंड बॉइलिंग आल्सो। या क्योंकि बॉइलिंग की बात करें तो हम उसी पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सो दे विल बी कांस्टेंट। इसीलिए आपको एक पॉइंट मिला, एक टेम्परेचर मिला है जिसपे स्पेसिफिकली बॉइलिंग होगी, दैट्स योर बॉइलिंग पॉइंट। और एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जहां मेल्टिंग होगी, दैट्स योर मेल्टिंग पॉइंट, राइट? सो दैट रिमेन कांस्टेंट
boiling event when heat is being supplied continuously, is heat that is supplied is being used up in changing, उस समय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए. So that is why it always remain. Now moving on to your section D का question which comes for 5 marks. Section E का 4 mark का आता है, case based question आता ही आता है. Section D के अंदर you get 5 mark का. Let's see 5 mark का question कैसा दिखता है. सिर्फ 3 पार्ट. देखो मार्किंग स्कीम देखो भाई और बहनों, 2 + 2 + 1. अब उसी के हिसाब से आंसर एक्सप्लेन करना. 1 मार्क के आंसर को उसी के हिसाब से एक्सप्लेन करना है. 2 मार्क्स अकॉर्डिंगली शुड बी जस्टिफाइड. पता होना चाहिए कि भाई 2 मार्क का क्वेश्चन ले. तो कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेट. ए, इवेपोरेशन produces cooling or evaporation causes cooling. That is also the question. Rate of evaporation of an aqueous solution decrease. काहे? Why? Check it out. Sponge दो compressible, ये तो exception है भाई. चलो देखते हैं. Evaporation produces cooling या causes cooling. क्यों होता है? वापस हमारी कहानी आके अटकती है latent. Evaporation के दौरान क्या होता है? Evaporation is a surface phenomena, हम सब जानते हैं. Surface phenomena होने की वजह, सरफेस के जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर के हीट के कांटेक्ट में आता है. टेम्परेचर बाहर का ज्यादा है, हमें यहाँ पे अलग से हीट नहीं करना पड़ता. इवेपोरेशन में एक्सटर्नल बॉइलिंग कभी नहीं करनी पड़ती. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ स्लो प्रोसेस एंड इट्स अ सरफेस फिनोमेना. अब क्योंकि लिक्विड यहाँ पे हीट के प्रेजेंस में, जो कि एक्सटर्नल हीट है, वेपराइज हो जाएंगे फ्रॉम द सरफेस. पहले सरफेस से होंगे क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे, उनका काइनेटिक एनर्जी नीचे के पार्टिकल्स से ज्यादा होता है. तो ऊपर के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, दे विल फर्स्ट चेंज इनटू वेपर स्टेट, है ना. और जैसे ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, दे टेक्स अवे द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट इन द सिस्टम. तो सिस्टम में एक्स्ट्रा लेटेंट हीट है वो भी लेकर उड़ जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं. दैट कीप्स योर सरफेस कूलर. उसकी वजह से सरफेस ज्यादा ठंडा होता है. इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि मटके का पानी. दैट इज ऑल्सो समथिंग व्हिच कॉजेस कूलिंग. आप एक एग्जाम्पल लेकर भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. देन इट विल जस्टिफाई योर 2 मार्क्स. ठीक है, जैसे कि अर्दन पॉट हो गया. अर्दन पॉट के अंदर क्या होता है? अर्दन पॉट में ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ठीक है, तो पानी अंदर से बाहर पेनिट्रेट करके आएगा. बाहर का टेम्परेचर हाई है, तो ये जो लिक्विड वेपर्स, जो लिक्विड आया है सरफेस के ऊपर पेनिट्रेट होके, वो वेपराइज होते टाइम अपने साथ पानी का एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट ले जाता है एंड दैट लीव्स द वाटर. इसकी वजह से अंदर का पानी ठंडा. ठीक है, नेक्स्ट. Rate of evaporation of an aqueous solution decreases with increase in humidity. So you have learned 4 factors which affects evaporation. What? Simple सा trick है, याद कर लो. Which is what? आगे मैं दोबारा से एक बार आप लोगों को. What means wind speed. W का मतलब बोले तो wind speed. H का मतलब बोले तो humidity. A का मतलब बोले तो सरफेस या, एंड T का मतलब बोले तो टेम्परेचर. विंड स्पीड, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवेपोरेशन. रेट बोले तो स्पीड ऑफ इवेपोरेशन. ठीक है, लेकिन ह्यूमिडिटी इनवर्सली. इसीलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा. ह्यूमिडिटी बोले तो उमस. चिपचिप वाला मौसम आता है ना, जब बहुत ह्यूमिडिटी होती है, बहुत उमस हो रही होती है और लिटरली बड़ी मुश्किल होता है. तो ह्यूमिडिटी की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स का कंटेंट बहुत ज्यादा. तो भाइयों और बहनों ये बात ध्यान रखो कि एयर जो है
में एक स्पेसिफिक अमाउंट के वाटर मॉलिक्यूल रह सकते, लिमिटेड अमाउंट होता है जो वाटर मॉलिक्यूल रह सकते हैं। नाउ क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है एयर में, सो दे डज नॉट गिव मोर स्पेस, और इतना स्पेस नहीं है कि दूसरे और वाटर मॉलिक्यूल्स को अकोमोडेट कर सके। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन के दौरान जो वाटर वेपर्स एयर में जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पे इतना स्पेस ही बचता है, इसीलिए आपके कपड़े देर से सूखते हैं जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है ना। जब ह्यूमिड ज्यादा होता है एनवायरमेंट, कपड़े देर से सूखते हैं क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन धीरे हो जाता है ह्यूमिडिटी के बढ़ने से। दैट इज योर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। स्पॉन्ज दो कंप्रेसिबल इज अ सॉलिड, सॉलिड तो हम लोग कहते हैं कि इट कैन नॉट बी कंप्रेस, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल जैसे बोले तो ये रिमोट है, नॉट बी कंप्रेस, पेन के नॉट बी कंप्रेस, मोबाइल के नॉट बी कंप्रेस, तो फिर स्पॉन्ज का ही कंप्रेस हो जाता है। यहाँ का कीवर्ड है पोर्स। स्पॉन्ज के अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के अंदर एयर फिल्ड होती है। जैसे ही आप उस स्पॉन्ज को कंप्रेस करते हो उसमें से एयर निकल के बाहर, और जैसे आप उस प्रेशर को रिलीज करते हो एयर विल इंट्रैप्ड अगेन इन पोर्स। ठीक, सिंपल। इसीलिए वो स्पॉन्ज अपनी ओरिजिनल कंडीशन या ओरिजिनल शेप में आता है, एंड दैट्स द रीजन वी कंसिडर एज अ सॉलिड, इसलिए हम उसको सॉलिड कंसिडर करते हैं, येट इट इज एक्सेप्शनल। तो यहाँ पे कीवर्ड्स देख लेते हैं। जब लिक्विड इवेपोरेट होता है इट टेक्स अवे द लेटेंट हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये लिखने का जरूरी है, यहाँ पे ये कीवर्ड है। आप लेटेंट हीट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ले जाएगा विच मेक्स द ऑब्जेक्ट, और एक एग्जांपल देखो अर्दन, ऑल्सो फॉर रीजनेबल 2 मार्क्स के लिए आई थिंक दिस शुड, तो जरूर से एक एग्जाम्पल देकर आ। ओके, बी पार्ट, इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो वाटर वेपर्स जो है एटमॉस्फेयर में विल ऑलवेज बी मोर ड्यूरिंग, it's already more, hence atmosphere will not take more water vapors easily, easily नहीं ले पाएगा, धीरे धीरे जगह बनती है उसके लिए, and that is the reason कि आपका रेट या स्पीड ऑफ इवेपोरेशन धीरे होता है। स्पॉन्ज इज अ सॉलिड बाय, क्योंकि इसका डेफिनेट शेप है। सॉलिड का नॉर्मल प्रॉपर्टी क्या होता है, डेफिनेट शेप रहेगा, है ना, डेफिनेट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो स्पॉन्ज अगर मेरे हाथ में रखा है या स्पॉन्ज जमीन पे रखा है, इट इज ऑक्यूपाइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस, एक इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। शेप भी उसका मेरे हाथ पे भी वही रहेगा, नीचे भी वही रहेगा। We can compress it only because of the force in which air is being, और वो जैसे ही आप रिलीज करोगे तो वो पोर्स वापस से फिल हो जाएंगे एयर की एयर से, इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। अगर आप ये वर्ड लेके आते हो रीगेन्स इट्स शेप आफ्टर यू रिलीज द प्रेशर, दैट्स द की, ठीक है, एज वेल एज दीस पोर्स व्हिच विद एयर इज द की और अ की पोर। तो ये जो मैंने अंडरलाइन करा है ना गाइस, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू एड अप इन योर आंसर्स। यहाँ पे आंसर्स लिखने का और पढ़ने का रीजन एक ही है कि आप लोगों को ये बात पता रहे अच्छे से कि आपको आंसर्स क्या चीज लिखना चाहिए। इफ यू डोंट राइट यू विल लूज, दोज आर कीवर्ड्स। ओके, नाउ और क्वेश्चन भी उठा लेते हैं, पेपर का और क्वेश्चन भी हमने लिया है। यू वांट टू वेयर योर फेवरेट शर्ट टू हे party, but the problem is that it is still wet after a wash. What steps would you take to dry it faster? अब भाई पार्टी में जाना है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना है, और जब सोचा है कि वही शर्ट पहनेंगे या वही कपड़े पहनेंगे तो पहनेंगे। अब जुगाड़ लगाओ, केमिस्ट्री लगाओ, कैसे उसको सुखाओगे जल्दी। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली किन चीजों के प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ इवेपोरेशन proportional to winds, है ना, rate of evaporation is directly proportional to temperature, and rate of evaporation is directly proportional to surface, inversely proportional, बारे में बात नहीं करें।
इनमें से कुछ तो आप ले सकते हो, एक फैक्टर उठा सकते हो जिससे कि आपका जुगाड़ हो जाए एंड यू कैन वेयर दैट पर्टिकुलर कपड़ा इन योर। तो स्टार्टिंग अप विद ड्राई शर्ट अंडर हाई स्पीड फैन, या तो उसको पंखे के कभी करा है, जैसे कभी कभार बारिश भी आ जाती है तो अंदर ले आते ना कपड़े, पंखे के नीचे खा देते हैं, क्यों ऐसा करते हो? जिससे कि फैन के नीचे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, बढ़ते ही वाटर वेपर्स। अच्छा, अब इसकी कहानी भी तुम्हें बतानी पड़ेगी, ऐसे नहीं छूट जाओगे तुम लोग कि अच्छा विंड स्पीड बढ़ेगी तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे और हम पहन के निकल जाएंगे, ये नहीं लिखने का है। सिर्फ ये इससे काम नहीं चलेगा, यू हैव टू एक्सप्लेन कि विंड स्पीड बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा? देखो, जैसे आपकी विंड स्पीड बढ़ी, अब पानी के मॉलिक्यूल्स आपकी एयर में है, एयर के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स है। नाउ एज विंड स्पीड इज इंक्रीजिंग, वाटर मॉलिक्यूल्स विल गो अहेड, वो आगे निकल जाए विंड के साथ साथ, those water molecules will go away, they create a space, वो एक स्पेस क्रिएट कर देंगे जहां पे और वाटर मॉलिक्यूल्स आने की जगह होगी, तो जो भी इवेपोरेशन से निकल रहे हैं वो वेकेंट स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। दैट्स द रीजन रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है with the increase in wind speed. So water vapors will move away due to the increased speed of the fan या फिर wind, है ना, that decreases the water vapor in the surrounding, that creates the vacuum or that creates the void to occupy more water vapors and that increases the speed of it. Now secondly, you can spread the shirt to a hanger, तो अच्छे से खोल के हैंगर पे सुखा के नीचे पंखे के भी लगा दोगे तो दो दो काम हो रहे हैं, सरफेस एरिया भी बढ़ गया, विंड स्पीड भी बढ़ गई, यू आर गिविंग देम फैन का स्पीड ऑल्सो, सो दैट्स द रीजन यहाँ पे इट कुड ड्राई अप फास्टर। Thirdly, you can dry it in sunlight, टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होते ही काइनेटिक एनर्जी भी, so that temperature and kinetic energy are directly proportional to each other, और जैसे ही दोनों का जुगलबंदी सेट हो जाएगी, definitely there would be rate of evaporation which will go to speed of vaporization बढ़ जाएगा with the temperature, particles दूर दूर जाने लगेंगे, liquid gases में convert होने लगेगा, vapors में convert होने। Okay, moving on to your section C, guys, 3 marks. You can anytime pause the video. आराम से pause करो, ठंडी सांस लो, take a break, and then start with your section number. Section C, 3 mark के questions. Okay, all ready? All set. Chuck दे फटे. चलो, let's begin. Is it a hot summer day? Priyanshi, Ali are wearing cotton nylon clothes respectively. Okay, तो हमारे प्रियांश ने पहना है, सॉरी, प्रियांशी ने पहने कौन से कॉटन, ठीक है, और अली जी ने नायलन के रिस्पेक्टिव, तो काइंडली गिव सम रिस्पेक्ट टू, व्हाट डू यू थिंक वुड बी मोर कंफर्टेबल इन व्हाइट, कौन ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा, प्रियांशी या अली? मुझे तो जाने, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, enlighten your knowledge. It will definitely be प्रियांशी। गर्मियों के दिन में नायलन पहनना, इट्स नॉट ब्रीदेबल, हम लोग हमेशा ऐसा कपड़ा ढूंढते हैं ब्रीदेबल सा हो, जिसमें से थोड़ी हवा हवा पास होती है, एंड हमारी जो स्वेट है, आप लोग ने कभी ऐसा महसूस करा है कि भरी गर्मी है यार, एकदम स्वेट हो रहा है, एंड लू भी चलती है, गर्म हवा भी चलती है, तो हमें ठंडा लगता है, दैट फीलिंग, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट फीलिंग? वो गर्म हवा भी हमें ठंडी, क्यों? वाई? बिकॉज जब भी वो हवा हमारे बॉडी पर टच हो, स्किन पे टच हो, इट इवेपोरेट्स दैट स्वेट, वो स्वेट इवेपोरेट होगा, और उसके साथ साथ वो आपके बॉडी का, आपके स्किन का एक्स्ट्रा लेटेंट अमाउंट ऑफ हीट लेके जाएगा, और लेके जाएगा तो योर स्किन विल फील, right?
That makes sense to you? So definitely during hot summers, cotton clothes are more breathable, they are more porous. It exposes your body towards air and that will make you more comfortable. Evaporation causes cooling. Evaporation of moisture from the cotton cloth will give cool feeling, especially when wind blows. Right? Hence, it can be concluded that Priyanshi will be more comfortable on summer day rather than Mr. Ali. I hope it is clear to all of you. Do write it in the chat box. Chagde fatte. समझ ला मजे आ रहे हैं प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है एंड आर यू एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस ये भी मुझे बताओ चैट बॉक्स में क्या सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो आसानी से लिख लोगे ये आंसर्स बिना बताए ओके स्टार्टिंग अप विद योर नेक्स्ट क्वेश्चन द टीचर इंस्ट्रक्टेड 3 स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली टू प्रिपेयर 50% मास बाय वॉल्यूम। अब टीचर ने आपको क्वेश्चन दिया कि भाई मुझे मास बाय वॉल्यूम का 50% सोल्यूशन बना के लाओ। ठीक है, अब बाकी का डेटा तुम्हें लाना है। तो हमारे ए ने क्या करा, ए स्टूडेंट ने बोला कि ठीक है मैं 50% बना सकता हूँ इफ आई टेक 50 ग्राम्स ऑफ NaOH इन 100 ml ऑफ वाटर। 50 ग्राम NaOH अगर मैं 100 ml वाटर में ले लूं तो आई कैन क्रिएट 50%। देखते हैं वो बना पाएंगे या नहीं। सेकेंडली बी ने कहा कि भाई मैं 50 ग्राम डिसॉल्व कर सकती हूँ ऑफ NaOH इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। देखते जाना, यूनिट्स पे कॉन्सेंट्रेट। और हमारे सी ने बोला कि या इफ आई डिसॉल्व 50 grams NaOH in 100 ml solution to make 100 ml solution, कहानी ही बदल जाए। Which one of them has desired solution? इनमें से कौन सा स्टूडेंट डिजायर जो मैम ने कहा वो बनाया, कौन बना पाएगा और काहे? Why? Let's see. कैलकुलेशंस करके देखो। देखो सबसे पहले उन्होंने बोला मास बाय वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे ग्राम्स और यहाँ पे तो ग्राम्स एंड ml, ए का तो चांस है, ग्राम्स एंड ml इसका भी कुछ चांस है। बी इज एक्चुअली ग्राम्स विद ग्राम्स, मास बाय मास। पर चलो ठीक है, फिर भी हम एक बार को इनका कैलकुलेशन करके देखें। ठीक है, नॉर्मली मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैलकुलेट, आप क्या फॉर्मूला दें, मास ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solution into 100, यही लिखते हो ना, into 100, that's the formula। सब्स्टिट्यूट करके देखो, 50 ग्राम NaOH, that means 3 grams of your solution divided by mass of solution नहीं दिया, सॉल्वेंट दिया है। अब क्या करोगे, solution is equal to solute plus solvent, याद है, solute plus solvent आपको सकता है, मतलब यहाँ पे 50 plus 100 into 100, that means 50 divided by 150 into 100। पूछो तो जाने कितना परसेंट बनाए। और यही सेम कहानी है बी की, बी ने भी यही करा है, कोई बड़ा वो रॉकेट साइंस नहीं लगाया है। बात करते हैं सी की, सी पर मजा आने वाला है। सी स्टूडेंट ने कहा कि भाई हमारे पास 50 ग्राम NaOH, सल्यूट हमारा 50 ग्राम है, डिवाइडेड बाय, उसने तो सोल्यूशन आपको 100 ml दे दिया, यहाँ पे मेहनत नहीं करना है एडिशन का, सोल्यूशन हाथ में दिया है, तो यहाँ पे 100 ml सोल्यूशन। देखो फॉर्मूला पे वापस चलो, मास ऑफ सोल्यूट इज NaOH, सोल्यूशन चाहिए नीचे, सोल्यूशन दिया है आपको 100, so after simplifying it that gives you, और टीचर कब बताया सोल्यूशन ने बनाया, सी ने, so C would be the winner here। C has given the desired solution, answer is C।
because both A and B have made solution of 150, जबकि solution 100 ml का होना चाहिए था to get 50%. But instead of that, it's 150 ml, and student C has actually prepared what ma'am has asked. यहाँ पे कैलकुलेशन शो करना मांगता है बॉस. एज यू नो दिस क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स. 3 मार्क्स को जस्टिफाई करना है स्टेप बाय स्टेप. एक भी स्टेप नहीं छोड़ोगे आप लोग. नॉट इवन अ सिंगल स्टेप यू विल मिस. स्टेप मार्किंग होती है जैसे फिजिक्स में होगी, मैथ्स में होगी, वैसे ही केमिस्ट्री में स्टेप मार्किंग. वही गलती से भी तुमने एरर कर दिया या आंसर गलत आया, एटलीस्ट तुम्हारे टीचर के पास कोई जगह होनी चाहिए सो दैट दे कैन, ठीक है, डिस्प्ले. नेक्स्ट, और क्या आ सकता है? 3 मार्क के क्वेश्चन में आपका और क्या आ चुका है? During an experiment, these students were asked to prepare 10% mass by mass. करते हैं. एक्सपेरिमेंट के दौरान स्टूडेंट प्रिपेयर 10% मास बाय मास. अब देख रहे हो 3 मार्क के क्वेश्चन में उन्होंने आपसे ज्यादातर न्यूमेरिकल है फोकस करा है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. आप लोग भी कंसंट्रेशन करो इन कंसंट्रेशन न्यूमेरिकल. ओके. During the experiment, the students were asked to prepare 10% mass by mass solution of sugar and water. Sugar in water, है ना? तो मतलब water तो हुआ आपका solvent और sugar हुआ आपके solute. ठीक है जी. रमेश बाबू dissolve 10 grams of sugar in 100 grams of water. हमारे रमेश बाबू ने क्या करा है? रमेश बाबू ने 10 grams sugar and he dissolved 100 grams water. While सारिका मैडम ने क्या किया है? सारिका जी ने प्रिपेयर करा है 10 grams sugar in 100 grams of water to make 100 grams solution. समझ गए हो? इधर की तरफ क्वेश्चन आ रहा है. यू नो दिस नाउ वेरी वेल. ए पार्ट पूछा है आर दी टू सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन हो सकते हैं दोनों सेम कॉन्सेंट्रेशन के? निकाल के तो देखो. देखो कितना आसान है. सबसे पहले फॉर्मूला लिखना मांगता है बॉस. स्टेप मार्किंग में फॉर्मूलाज आर कंपल्सरी. मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय mass of solution into 100. mass of solute. पहले रमेश बाबू के बारे में बात करते हैं. रमेश बाबू ने 10 ग्राम शुगर, सोल्यूशन नहीं किससे, सॉल्वेंट. सोल्यूशन किससे बनता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर से. so that would give me 10 plus 100 into 100. that gives 10 divided by 100. 10 into. अब सारिका जी की बात करते हैं. सारिका मैडम ने क्या बनाया सोल्यूशन? मास बाय मास पर. मास ऑफ सोल्यूट इन्होंने लिया 10 डिवाइडेड बाय सोल्यूशन ही दे दिया डायरेक्टली 100 into 100. कितना परसेंटेज बना? 10%. सीधी सी बात है. यहाँ 10 डिवाइडेड बाय 110, यहाँ 10 डिवाइडेड बाय 100. तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन. कंपेयर द मास परसेंटेज ऑफ 2 सॉल्यूशंस. इसका मास परसेंटेज, इसका मास परसेंटेज कंपेयर करने के लिए हैव टू कैलकुलेट प्रॉपर्ली. अब आंसर लिखोगे कैसे? ये पहले फॉर्मूला, एज आई टोल्ड यू, हैव टू राइट फॉर्मूला. फिर रमेश के सॉल्यूशन की बात करोगे जहाँ पे आप कैलकुलेट करके लाए हो 9.0. फिर आपने सारिका जी के बात करी वे have calculated mass by mass is 10%. Solution prepared by Sarika is higher mass percentage than prepared by. You will give your ending statement. Will definitely your closure. Your boss. So now starting up with the 2 mark questions है ना. Section B पर चल रहे हैं जहाँ पे 2 मार्क के questions पूछे जाते हैं. So we are coming उल्टा.
As you remember, हमने सेक्शन ई से स्टार्ट करा था. Now we are on सेक्शन बी. We have completed 5 मार्क के क्वेश्चन, we have completed 4 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस अभी तक हम लोग कर चुके हैं. So now it's time for us to move on to section B for 2 marks. देखते हैं भाई और बहनों कितने मार्क्स लाते हो आप लोग. So question here is that smoke and fog are both aerosols. In what way are they different? So अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग ने colloidal solutions पढ़े थे, है ना. colloidal solutions बोले तो they are heterogeneous, है ना. colloids are heterogeneous. Now let me remind you guys one more thing. Solutions 2 कंपोनेंट से मिलके बनता है ना. सॉल्यूशंस 2 कंपोनेंट से मिलके बनता है. व्हाट आर दे? डैश प्लस डैश. क्या है वो 2 कंपोनेंट जिनसे सॉल्यूशन बनता है? दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है. सॉल्यूट होता है जो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, छोटी क्वांटिटी में जो होता है, एंड सॉल्वेंट जो लार्जर क्वांटिटी में यूज करते हैं. तो ये 2 कंपोनेंट्स के बगैर सॉल्यूशन बॉस बन ही नहीं सकता. अब ऐसे ही अगर हम कोलॉइड्स पे चले तो कोलॉइड्स भी 2 कंपोनेंट्स से मिलके बनता है. एंड व्हाट आर दे? डीपी प्लस डीएम. सो कृपया करके भाई और बहनों डोंट थिंक कि ये डीपी इज़ अ डिस्प्ले पिक्चर ऑफ व्हाट्सएप और डीएम इज़ डायरेक्ट मैसेज मी, डीएम मी इन ऑन माई चैनल और डीएम मी ऑन इंस्टा. भाई और बहनों दिस इज़ नॉट दैट डीपी और डीएम. तुम लोग का कोई भरोसा नहीं है. इतने लिंगुअल्स बना चुके हो कि अभी सच्ची में सब कुछ सर के ऊपर से जाने लगा है. सो दिस इज डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम. So this is dispersed phase. That is one of the component of colloid. और दूसरे वाले को हम कहते हैं dispersion medium. तो dispersed phase होता है छोटी क्वांटिटी और dispersion medium होता है बड़ा क्वांटिटी. जैसे आप सोल्यूशन में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स यूज करते हैं वैसे ही कोलॉइड्स के अंदर हम डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम यूज करते हैं. बट ध्यान रखें भाई और बहनों, आप लोग इन टर्म्स का यूज, सोल्यूट सॉल्वेंट का यूज कोलॉइड्स में नहीं कर सकते. रिमेंबर दैट. ठीक है. तो अब कोलॉइड्स के ये 2 एग्जाम्पल हैं, स्मोक एंड फॉग, और दोनों ही का जो टाइप है वो एरोसॉल है. कुछ टाइप के कोलॉइड्स होते हैं और वो टाइप्स कुछ भी हो सकता है. एरोसॉल हो सकता है, जेल हो सकता है, सॉलिड जेल हो सकता है, एंड सो ऑन एंड ऑन, है ना. तो इनमें से एरोसॉल तो दोनों है. तो इनमें डिफरेंस कैसे निकालेंगे? क्या इनके डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम में चेंज होगा तब जाके इनमें कोई डिफरेंस होगा? Absolutely. So dispersed phase and dispersion medium की बात करते हैं. दोनों के दोनों colloids हैं. Smoke and fog have gas as a dispersion medium. तो दोनों के जो dispersion mediums हैं वो दोनों के dispersion medium क्या है? Gaseous state. लेकिन difference कहाँ आया? Dispersed phase में. डिस्पर्स फेज चेंज होते ही दोनों बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं. सो नाउ बट डिफरेंस लाइज बेस इन डिस्पर्स्ड फेज. फॉग का डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है. फॉग के लिए डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड. ठीक है. वेयर एज स्मोक के लिए इट इज सॉलिड. स्मोक के लिए डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड. यहां पर आके डिफरेंस हुआ. तो इसीलिए ये दोनों डिफरेंट है, येट दे फॉल्स इनटू अ सेम टाइप ऑफ कोलॉइड दैट इज एरोसॉल. आई होप इट इज क्लियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द सी वाटर कैन बी क्लासिफाइड एज होमोजेनियस एज वेल एज हेटेरोजेनियस मिक्सचर. कमेंट. अब ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. 2 मार्क के लिए आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि होमोजेनियस क्यों और हेट्रोजेनियस भी क्यों. दोनों ही कंसिडर करते हैं. होमोजेनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट. जैसे कि सॉल्ट को पूरी तरीके से पानी में मिलाया, इट मेक्स अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट. एक जैसा दिखते हैं, है ना. आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अलग अलग. शुगर को पानी में मिलाया,
मीठा पानी बना, बट आप शुगर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मीन्स पार्टिकल्स आर होमोजीनियसली यूनिफॉर्मली हैव बीन मिक्स्ड टुगेदर इनटू ईच अदर। तो ऐसो को हम होमोजीनियस कहते हैं। हेट्रोजीनियस बोले तो याद करो, हेट्रोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस का उल्टा। मतलब अगर दो चीजें आपस में मिक्स नहीं हो रही, दे आर नॉन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, जैसे कि सैंड इन वाटर, chalk in water, mud in water, pebbles in water, right? These are all heterogeneous mixture. तो अगर आप sea water को देखो तो sea water is a mixture of so many things. वहाँ पे salts भी होंगे जो पानी में पूरी तरीके से डिजोल्व होते हैं, एंड यू नो सॉल्ट आपको कहाँ से मिलता है? नमक दैट वी ईट। नेचुरल सोर्स क्या है? सी वाटर, है ना? तो वहाँ पे सॉल्ट विच इज कंप्लीटली डिजोल्व, that makes it homogeneous. कुछ impurities होते हैं, कुछ pebbles हो गए, and there are certain other materials which do not dissolve into water. तो उस केस में उसको हम heterogeneous भी कह सकते हैं. So therefore, sea water can be classified as both homogeneous as well as heterogeneous mixture. दोनों की कैटेगरी में आएगा. तो आप लोग यहाँ पे keywords क्या mention करोगे? Sea water on the surface it comprises of water and salts. They are completely mixed into each other, so homogeneous हो गए. Sea water के अंदर deep sea में obviously organisms होते हैं, plants होते हैं. There are certain impurities, mud particles, pebbles and all, which makes it a heterogeneous mixture क्योंकि वो हमें अलग से दिखाई देते हैं. They have a separate demarcation, not completely dissolved into each other. So I hope it is kadak. Chak de fatte. Let's move on to our 1 mark question. Section A guys. We have now reached to the time जहाँ पे आप लोग 1 mark के questions करोगे and it would be a rapid fire. देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, वी क्विज का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? नीचे की तरफ जाके आप वी क्विज भी अटेंड कर सकते हो. वंस यू क्लिक ऑन दैट, आंसर ऑल दी MCQ क्वेश्चंस, और उनको आंसर करते ही आप मुझे बताओगे आपने कितने मार्क्स गेन करे. एंड दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो लेटर, जो बाद में देख रहे हैं, यू कैन एनी टाइम सॉल्व दीज क्वेश्चंस. वी क्विज का लिंक नीचे दिया गया है भाई और बहनों. सो प्रेस ऑन दैट, यू नो हाउ टू रीच देयर. जैसे आप उस पर जाओगे यू विल रीच टू अ प्लेस जहाँ पे क्विज क्वेश्चंस दिए होंगे एंड यू कैन मार्क देयर आंसर्स देयर एंड देन. So, चालू करें. Let's have some chemical locha together. Come on guys. We have reached to section A, 1 mark question. MCQ है, एक एक करके ऑप्शंस ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी में क्लिक मत करके आना. एग्जाम में भी ऐसा नहीं कि एकदम से आता है, अरे ये तो मुझे आता है, और गलत मार्क कराते हो एक्साइटमेंट के चक्कर में. वो एक्साइटमेंट कभी कभार आपको ले डूबती है एंड लेटर ऑन यू गाइस रिग्रेट अ लॉट कि आता तो था, कैसे गलत हो गया मुझसे. सो डोंट गेट इनटू दैट सिचुएशन एट ऑल, ठीक है? ओके, क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज. So, क्या बोल रही पब्लिक? ये मिक्सचर जो है कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन का होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है, टिंडल इफेक्ट शो करेगा ना ही शो करेगा? क्या चल रहा है भाई? अच्छा, लेट मी गिव यू 1 एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हियर. आपको पता है कार्बन डाइसल्फाइड इतना ज़्यादा फ्लेमेबल सब्सटेंस है कि जब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको डायरेक्टली बॉटल से नहीं डाल सकते. इट्स क्वाइट टॉक्सिक, इट्स क्वाइट डेंजरस. तो हम लोग इसको सीरेंज से निकालते हैं, वी पुट सीरेंज से. अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना, तो सीरेंज से उसको डालते टाइम ही आग लग जाती है. इट इज़ सो फ्लेमेबल एंड इट्स वेरी टॉक्सिक एंड डेंजरस. सो CH2 दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर होते हैं येलो कलर के पाउडर या फिर चिप्स आते हैं छोटे छोटे येलो कलर के, डल येलो कलर के. इनके मिक्सचर होमोजीनियस में आएगा कि हेट्रोजीनियस में? होमोजीनियस एज यू नो यूनिफॉर्मली मिक्स टुगेदर, पूरी तरीके से अच्छे से घुल मिल जाएंगे ये, या बिल्कुल ही एक दूसरे से दूर ही रहेंगे कि ना भाई अपना नहीं हो पाएगा सेट. सो दे विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर.
टिंडल इफेक्ट, लेट मी रिमाइंड यू गाइस, टिंडल इफेक्ट बोले तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हेट्रोजीनियस में होता है कि होमोजीनियस में? सोचो तो भाई. Let's see if you can answer this question. Heterogeneous and shows Tyndall effect. Homogeneous and shows Tyndall effect. Heterogeneous and does not show Tyndall effect. Homogeneous and does not show Tyndall effect. पूछो तो जाने. So your answer here is option A. Option A guys. Heterogeneous होते हैं और टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं. आपको पता है यहाँ दो स्टेटमेंट केमिकली गलत है, टेक्निकली ही गलत है. कौन सी? होमोजेनियस होते हुए टिंडल इफेक्ट शो नहीं हो सकता, कहते ही नहीं. तो आप क्या कर सकते हो ना, स्मार्ट वे है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. जस्ट टेक दिस एडवाइस फ्रॉम मी गाइस. आगे जाके कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देते हो तो आपको बहुत काम आएगा ये. MCQ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको हमेशा ऑप्शंस को डिस्कार्ड करना चाहिए. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना तो ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने का ट्राई करो कि ओके दिस कैन नॉट बी टेक्निकली राइट. ये वाला भी देखो टेक्निकली राइट नहीं लग रहा है क्योंकि हेट्रोजेनियस टिंडल इफेक्ट शो ना करे ये भी नहीं हो सकता. बचा कौन? ये दोनों. अब होमोजेनियस भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, होमोजेनियस टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, हेट्रोजेनियस टिंडल इफेक्ट शो करता है. टेक्निकली ये दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो अभी 4 में से यू कम डाउन टू 2. आधा काम तुम लोग ने कर लिया. 50-50 वाला लाइफलाइन तुम लोग का चूज हो चुका है. सो आउट ऑफ दिस ऑप्शन है, क्योंकि आपस में घुलते नहीं है. हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स का हेट्रो में भी, कैन यू टेल मी आर दे कोलॉइड्स और नॉट? आइडिया लगा सकते हो क्या ये कोलॉइड्स में आएंगे या नहीं? सो फॉर योर इंफॉर्मेशन गाइज, दिस मिक्सचर इज एक्चुअली अ कोलॉइडल सॉल्यूशन. ये कोलॉइड्स है. कोलॉइड्स में पार्टिकल साइज अगर आपको याद हो तो होता है 1 to 1000 नैनोमीटर, है ना? तो ये दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो पार्टिकल्स एकदम यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड होते हैं. बट दे कैन बी सेपरेटेड बाय अ टेक्निक कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन. तो दे मेक अ फूल आउट ऑफ अस. हम लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो होमोजीनियस होगा, लेकिन दे आर हेट्रोजीनियस. ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे मिक्सचर्स को हम कहते हैं कोलॉइड्स. तो इनका पार्टिकल साइज होता है 1 to 1000 नैनोमीटर. कोलॉइड्स हेट्रोजीनियस होते हैं, सस्पेंशंस हेट्रोजीनियस होते हैं. हेट्रोजीनियस में पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है कि लाइट को आसानी से स्कैटर कर सकता है. तो इन पार्टिकल्स से जब लाइट टकराती है दे कैन इजीली स्कैटर, क्योंकि लाइट पार्टिकल्स का साइज इज बिग इनफ. कोलॉइड्स के अंदर पार्टिकल साइज इज बिग इनफ टू स्कैटर लाइट बट स्मॉल इनफ टू बी सीन विद नेकेड आइज. समझे? स्मॉल इनफ कि आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इतना बड़ा है कि वो लाइट को स्कैटर कर सकता है, टिंडल इफेक्ट शो कर सकता है. राइट? सो होमोजीनियस तो कतई नहीं होगा, एंड होमोजीनियस कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे. होमोजीनियस बोले तो सॉल्यूशन बोले तो होमोजीनियस. साइज क्या है पार्टिकल का? लेस देन 1 नैनोमीटर भाई, इतना छोटा. लेस देन 10 to the power -9 मीटर. लाइट तो पकड़ ही नहीं पाएगी उसको, कहीं नहीं दिखेगा. माइक्रोस्कोप के नीचे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे भी उन पार्टिकल्स को देखना इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट. आई होप यू अंडरस्टूड एंड गेन्ड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टुडे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. टिंचर ऑफ आयोडीन has antiseptic properties. The solution is made by dissolving. Tincture of iodine कभी यूज करा है आप लोगों ने? बीटाडीन के नाम से भी इसको बोलते हैं. अगर कभी ड्रेसिंग कराने जाएं, कभी लग जाती है, साइकिल वाइकल चलाते टाइम गिर जाते होते हैं, है ना, और ड्रेसिंग कराने कभी गए तो वहाँ पे एक डार्क मरूनिश ब्लैकिश कलर का पतला सा लिक्विड आप लोगों को कॉटन से लगाया जाता है ना, वो एंटीसेप्टिक है. दैट इज नन अदर देन टिंचर ऑफ आयोडीन. एक और एग्जाम्पल देखो, अगर तुम लोग बहुत चीज़ी बॉलीवुड मूवीज देखते हो तो उसके अंदर आप लोग ने देखा होगा, अरे भाई वो हीरो लड़ाई कर रहा है, मार धाड़ कर रहा है, एंड उसको कट लग गया. कम ही होता है बॉलीवुड मूवीज में कि हीरो को भी लग जाए, बट अगर लग जाए, कट वट लग गया,
अल्कोहल खोल के बॉटल वो उसके ऊपर डाल देते, देखा है तुम लोग ने? मेरे को मूवी का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, आई विश मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा होता. इफ यू हैव एनी मूवी इन माइंड तो प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. तो अल्कोहल अपने ऊपर डालने का मतलब क्या है? मूवी ही तुम्हें सिखा चुकी है कि भाई अल्कोहल एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है. सो यहाँ पे टिंचर ऑफ आयोडीन इज एन एंटीसेप्टिक, हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी. तो अब कैरोसिन तो तुम डालोगे नहीं ना. उप्स, ओके, आई गॉट स्कैर्ड, इट मेड दैट साउंड. ओके, कहाँ गए भाई? अच्छा, अब यहाँ है. ओके, तो कैरोसिन तो आप लोग डालोगे नहीं. इतना हीरोगिरी तो मैंने नहीं दिखाया कि यही टूट जाए. चलो खैर. और पोटेशियम आयोडाइड, हे भगवान क्या कर रहे हो अपने साथ? पानी, कट लगने पे पानी लगाओगे तो वो जगह हील नहीं होती है जल्दी से. सो नो, दैट्स नॉट राइट. एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी किसमें है? अल्कोहल में. आयोडीन इन अल्कोहल. तो जरा हमें बतलाइए कौन सोल्यूट कौन सॉल्वेंट, क्योंकि ये आपका सोल्यूशन है. सोल्यूशन है ना. सोल्यूशन बोले तो इट इज होमोजीनियस. होमोजीनियस बोले तो देयर इज सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. इसमें सोल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा बबुआ. सोल्यूट कौन है? आयोडीन, क्योंकि वो छोटी क्वांटिटी में है. आयोडीन इन अल्कोहल, तो अल्कोहल ज्यादा क्वांटिटी में, आयोडीन छोटू क्वांटिटी में. सो दिस इज योर आंसर. टिंचर ऑफ आयोडीन इज मेड अप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. Solvent is alcohol, and this is actually an example of solid in liquid. It's a mixture of solid in liquid. Okay, so I hope it is all clear. Moving on to my next question. Which of the following are homogeneous in nature? Soda water. वो तुम लोग भी सोचोगे मैम कहाँ आप लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हो मैम, अभी अल्कोहल की बात कर रहे हो, अभी सोडा ले आए हो. मिल्क भी है ना. मिल्क, सॉइल, सॉइल एंड वाटर. तो क्या बोल रही पब्लिक? विच इज होमोजीनियस इन नेचर? You know what is homogeneous? I've repeated it. Again, I will repeat it for you all. Which shows a uniform composition throughout. हर एक पार्टिकल एक दूसरे के अंदर पूरी तरीके से घुल मिल जाते हैं. They do not or they cannot be recognized. Particle size less than 1 nanometer होता है. There is no Tyndall effect. Separate नहीं कर सकते हो. So, soda water, milk, soil, salt and water. Which is homogeneous? Milk तो homogeneous ही लगता है ना. कहाँ उसमें कोई particles दिखाई देते हैं? Isn't it? लेकिन मिल्क से तो हम आइसक्रीम निकाल सकते हैं. कल ही खा के आई हूँ मैं. मिल्क से हम लोग क्रीम निकाल सकते हैं, बटर निकाल सकते हैं, राइट. सो इट कैन बी सेपरेटेड इनटू वेरियस आइटम्स. पनीर भी निकलता है. सो दैट इज हेट्रोजीनियस. दिखने में होमोजीनियस है बट इट इज एक्चुअली हेट्रोजीनियस. बोले तो कौन सी कैटेगरी में डालोगे इसको? मिल्क इज योर कोलॉइड. सॉइल एकदम हेट्रोजीनियस है, उसमें पार्टिकल्स आप लोगों को दिखाई देते हैं, ठीक है. पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है. सॉल्ट एंड वाटर पूरी तरीके से घुल जाएगा. सोडा एंड वाटर इज ऑल्सो होमोजीनियस इन नेचर. सोडा पानी के अंदर, सोडा एंड वाटर वाला गैस कौन सा होता है? विच गैस इज डिजॉल्व्ड इनटू वाटर विच मेक सोडा वाटर? जरा बतलाइए चैट बॉक्स में भाई. सो हियर एग्जाम्पल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. फर्स्ट एंड फोर्थ. पहला सोडा वाटर इज होमोजीनियस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर होमोजीनियसली. सो गैस इन वाटर का एग्जाम्पल है सोडा वाटर, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज होमोजीनियसली डिजॉल्व्ड इनटू वाटर. कभी जब सोडा वाटर खोलते हो, बॉटल खोलते हो या कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खोलते हो तो एक करके साउंड निकलता है. वो फिस करके जो साउंड होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है. वो जो बबल्स दिखते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं. इसको हम लोग केमिकल लैंग्वेज में बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेंसेस. कितना अच्छा साउंड कर रहा है ना, कितना क्लासी साउंड कर रहा है.
फिस साउंड, ब्रिस्क एफरवेंसेस। सो ब्रिस्क एफरवेंसेस निकलते हैं जब हम लोग एक फ्रेश सोडा का बॉटल या कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खोलते हैं। सो दैट्स अ होमोजीनियस वन। और सॉल्ट एंड वाटर तो हमें पता ही है, नमक का पानी, ठीक है। ओके, coming on to your next question, which of the following are physical changes? फिजिकल चेंज बोले तो जब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। जैसे कि इमेजिन करो कि मैं अगर अपने बाल कटवा लूं तो क्या मेरे कर्ली हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे सिर्फ कटवाने से? या तुम लोगों के स्ट्रेट हेयर्स है और हैव यू गॉट इट चॉप तो वो कर्ली हो जाएंगे? नहीं ना, बालों का कॉम्पोजिशन थोड़ी ना चेंज होता है कटिंग कराने से। सो दैट्स अ फिजिकल चेंज। यू विल गेट अ मेकओवर मिलेगा, लेकिन फिजिकली मेकओवर मिलेगा। तुम्हारे बालों के प्रोटीन कॉम्पोजिशन या और केमिकली कोई डिफरेंस नहीं आता जस्ट विथ चॉपिंग योर हेयर्स। ऐसे ही वाटर इफ इट्स मेल्टेड, तो पानी चाहे सॉलिड स्टेट में हो चाहे लिक्विड स्टेट में हो, है तो पानी ही ना, H2O। चाहे आप उसको बॉईल कर दो, लिक्विड स्टेट में हो कि वेपर स्टेट में हो, है तो H2O ही ना। अब ऐसे ही देखो, ये पेपर है ना, पेपर को फाड़ दूं क्या? कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है? हाँ, अभी ये बड़ा पेपर या ये छोटा पेपर, पेपर तो पेपर ही रहेगा, चाहे वो बड़ा पीस हो या छोटा पीस हो, वो फिजिकल चेंज में आता है ना। केमिकल चेंज बोले तो जहाँ पे केमिकल लोचा होता है, जैसे कि फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। तुम लोग सीधे नहीं हो, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स के बाद क्या बनता है? वाइन। कहाँ वाइन? नो, कहाँ वाइन, कहाँ ग्रेप्स? ग्रेप्स खाने के लिए घर पे कोई नहीं रोकेगा। वाइन जरा बॉटल हाथ तो लगा के देखो, जो घूमती हुई चप्पल आएगी तुम्हारे पास, समझ में आ जाएगा कितना डिफरेंस है। सो देयर इज अ केमिकल चेंज अमंग देम। खाना बनाते, रेस्पिरेशन है, ये सब केमिकल चेंजेस है। तो यहाँ पे फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल कौन से है? मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल। अगर आयरन मेटल को मेल्ट करा तो भी तो आयरन मेटल ही है ना, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, काम तो वही करेगा। सो दैट मीन्स इट इज योर फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, ना ही भाई, रस्टिंग ऑफ आयरन फिर से गया, हे भगवान चिपक जा यार। हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन वंस इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। आप लोग ने देखा होगा दरवाजे या स्क्रूज एंड बोल्ट्स, ये सब जंग लग जाता है, गाड़ी के ऊपर स्क्रैच लग जाए तो जंग लग जाता है, तो दैट टर्न्स इनटू अ रस्ट विच इज Fe2O3.XH2। ये आपके रस्ट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे पूरा ही केमिकल लोचा हुआ है, चेंजेस हो गए हैं। आयरन पहले चमकता हुआ था, अभी उसका फॉर्मूला ही चेंज हो गया है। सो इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज हैव चेंज्ड, एक नया सब्सटेंस तैयार हुआ है। सो दिस इज योर केमिकल चेंज। बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड, आयरन रॉड सीधी होके बेंड हो है तो आयरन रॉड ही ना, पड़ेगी तो उतनी ही तेजी से। सो दैट मीन्स इट इज योर फिजिकल चेंज। पहला वाला भी फिजिकल चेंज। ड्रॉइंग अ वायर ऑफ मेटल, आयरन मेटल। हमें पता है कि मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है कॉल्ड एज डक्टिलिटी, है कि ना ही? बिल्कुल प्रॉपर्टी होता है डक्टिलिटी, जिससे कि हम मेटल्स को वायर में स्ट्रेच कर सकते हैं। अब गोल्ड का वायर या गोल्ड का कान में अपने कुछ पहन रखा है या गोल्ड का सॉलिड पीस, उतने का ही लगेगा, रेट उसी दिन का लगेगा पर ग्राम। थोड़ी ना गोल्ड की प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी कि वायर में है कि कैसे है ना, और बाकी कैलकुलेशंस होते रहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट देयर प्रॉपर्टीज विल नॉट चेंज। तो आयरन मेटल का वायर है या आयरन मेटल का रॉड है तो आयरन ही ना। So that means it's a physical change, and that's the reason we have option B as our answer. Yeah, 1 melting of metal, 3rd bending of iron, and drawing wire from iron metal. ये तीनों के तीनों physical changes में आते हैं। चलिए, moving on to our next question. Two substances A and B are made to react to form third substance A to B. A और B आपस में react हुए and they gave you A to B. ठीक है जी। According to the following reaction, which of the following statement concerning are incorrect? भूलना मत,
ये गलती आप लोग एग्जाम में करते हो बहुत। आप लोग के दिमाग में आई डोंट नो बाय डिफॉल्ट करेक्ट क्यों चल रहा होता है, आपको क्यों लगता है कि हमेशा वो करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछेगा, वो आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है। एक एडवाइस ले लो यहाँ पे, इट ऑलवेज वर्क्स। जब भी आपके पास क्वेश्चन में ऐसा कहीं ट्विस्ट आ रहा है ना कि आपसे पूछ रहा है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ट्रू है या फॉल्स, उसको अंडरलाइन कर दो पेंसिल से क्वेश्चन पेपर में, तो आपको ये ध्यान रहेगा कि आपको किस पे फोकस करना है। सो योर इट्स इनकरेक्ट विच यू हैव टू फोकस अपॉन, ठीक है। ऑप्शन 1, the products A to B, the product A to B show the properties of a substance A and B। तो ये कह रहा है कि A to B की प्रॉपर्टी सेम होती है A and B के जैसी। सेकेंड बोल रहा है the product will always have a fixed composition, प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन हमेशा फिक्स होगा। थर्ड, the product so formed cannot be classified as compound, जो ये प्रोडक्ट बना है this is not considered as compound। and fourth, the products are formed is an element, ये प्रोडक्ट जो है इसे हम कहेंगे एलिमेंट। तो क्या बोलती पब्लिक, विच इज गलत, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट फ्रॉम एपिग्लॉटिस, सीधा बुझो, पूछो तो जाने। लेट्स सी हु कैन फाइंड द आंसर, कम ऑन गाइस, डू क्विकली लेट मी नो द आंसर इन द चैट बॉक्स। सो देखो, A to B shows the properties of A and B। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर। क्या वाटर की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी होती है? पानी पानी है, पानी पानी रे, और हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तुम सोच रहे हो ऑक्सीजन कहाँ कंबस्ट करने के काम आती है, कंबशन में हेल्प करती है, और पानी आग बुझाता है। दोनों की प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क है। तो पहला वाला जो है A to B shows the properties of a substance A and B, तो ये तो भाई इनकरेक्ट हुआ, फॉल्स हुआ। एक तो स्टेटमेंट मिल चुका है। The product which always have a fixed composition, बिल्कुल प्रोडक्ट आपका कंपाउंड है। H2 is a element of molecule of compound, या कंपाउंड फिक्स प्रपोर्शन में होते हैं, डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन, तो बिल्कुल ये कंपाउंड है, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। द प्रोडक्ट सो फॉर्म कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कंपाउंड, अभी तो बोला कंपाउंड है, तो ये भी हो गया फॉल्स। और प्रोडक्ट इज नेम्ड एज एलिमेंट, नो, ये एलिमेंट्स है और ये कंपाउंड है, सो दैट इज अगेन फॉल्स। और इससे हमें ये पता चलता है माय लॉर्ड दैट 1, 3rd and 4th, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट एकदम सरासर गलत है। ठीक से, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। Next, which one of the following sets of phenomena would increase on raising the temperature? What? Okay. So अगर आप लोगों को याद हो, evaporation इज अ सरफेस फिनोमेना, आपको अलग से उसको बॉईल करने की, अलग से एक्सटर्नल हीट देने की जरूरत नहीं होती है ना। डिफ्यूजन, खाने में क्या बन रहा है आज किचन में, और अगर तुम्हें खुशबू आ रही है तो क्यों आ रही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है ना। टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स मूव करेंगे, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स, और अगर पार्टिकल्स मूव करेंगे तो आपस में घुलेंगे मिलेंगे भी, राइट। डिफ्यूजन होगा। तो इवेपोरेशन टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने से, डिफ्यूजन बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने से। बाकी तीसरी चीज आप देखो, डिफ्यूजन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, व्हाट particular phenomena or set of phenomena increases with increase or rise in temperature? क्या गैस कंप्रेस होती है, क्या गैस एक्सपैंड होती है? जब पार्टिकल्स का या गैसेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो भाई उनमें मूवमेंट बढ़ रहा है, दे विल ट्राई टू एक्सपैंड, वो एक्सपैंड होंगी, आपस में दूर होंगी, जस्ट बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुका है, दे कोलाइड विद ईच अदर विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दे ट्राई टू मूव अपार्ट, तो एक्सपेंशन बढ़ेगा। सो दैट मेक्स ऑप्शन सी एज योर परफेक्ट आंसर। ठीक है, डिफ्यूजन नहीं, डिफ्यूजन तो बढ़ता है, इवेपोरेशन बढ़ता है, कंप्रेशन नहीं बढ़ता है। इवेपोरेशन बढ़ेगा, कंप्रेशन नहीं बढ़ेगा, बट हाँ सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो इस
पर्टिकुलर क्वेश्चन से आप और चीज़ें भी कवर कर पा रहे हो. सोचो एग्जाम में एक्सपेंशन ना आके सॉल्युबिलिटी आ जाए तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड. हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो. सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर आपको चीनी घोलनी पड़े पानी के अंदर, है ना, और बोला कि नॉर्मल टेम्परेचर पे घोल दो, तो यू विल टेक टाइम, है ना. यू विल स्टार्ट स्टोरिंग 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 स्टोरिंग, इट विल टेक टाइम. अब यही चीज़ आपको गैस पे रख के करनी हो तो क्या होगा. चाय बनाते हैं, चीनी कितनी जल्दी घुलती है पानी के अंदर, बिकॉज हीट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, डिफ्यूजन बढ़ रहा है ना. डिफ्यूजन बढ़ते ही क्या, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी. सो सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ओके, सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. In which of the following conditions the distance between molecules of hydrogen gas would increase? बताओ कौन सी कंडीशन में हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बढ़ेगा. हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बढ़ेगा. इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेन्ड इन अ क्लोज कंटेनर, या फिर सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ कंटेनर, increasing the volume of container of hydrogen gas, adding more hydrogen gas to the container without increasing the volume of container. हमें गैसेस को दूर भेजना है ना. कैसी कंडीशंस बना सकते हैं. मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस का डिस्टेंस विल गोइंग टू इंक्रीज विद, अगर गैस लीक होती है तो दूर जाएंगे, ठीक है. इंक्रीजिंग वॉल्यूम, अगर आप कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज कर दोगे तो गैस दूर जाता है, ठीक है. सो दैट मेक्स एक्चुअली थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड होना चाहिए, है ना. सेकेंड एंड थर्ड वुड बी योर राइट आंसर. सो दैट मेक्स ऑप्शन सी. या फिर एक और ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे, अगर ये डिक्रीज हो, डिक्रीज प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनर, प्रेशर कम कर दिया तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर भागेंगे. दैट इज ऑल्सो वन केस. तो इस केस में हम फर्स्ट एंड थर्ड बोल सकते हैं. देखो, लेट मी मेक दिस वेरी सिंपल, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, ठीक है. एंड आई विल मेक इट डिक्रीजिंग. तो अभी सब सॉर्ट है बॉस, अभी सब सॉर्ट है. डिक्रीज करते ही प्रेशर, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस दूर जाएंगे, ठीक है. और इंक्रीज करते ही वॉल्यूम ऑफ अ हाइड्रोजन गैस कंटेनर, पार्टिकल्स फिर से दूर भागेंगे. भाई गैस का नेचर होता है वो शादी में आए फूफा जी जैसा, जितनी जगह दोगे एकदम पसर के बैठ जाएंगे. तो वही वाले हैं ये शादी में आए फूफा जी. तो अगर आप इनका वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज कर दोगे कंटेनर का, तो वो उतनी ही जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. असर्शन, आयोडीन इज अ लस्ट्रस नॉन मेटल. क्या लगता है, लस्ट्रस है मतलब चमका है. एंड एन एलिमेंट विच इज सोनोरस एंड हाईली डक्टाइल कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल. नॉन मेटल्स तो नॉन सोनोरस होते हैं ना, लेकिन उनमें भी एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है बॉस, दैट इज आयोडीन. आयोडीन के पर्पल कलर के बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स होते हैं. सो दे आर लस्ट्रस, वन ऑफ द एक्सेप्शन. तो भाई सत्य वचन है पहला स्टेटमेंट. रीजन ये कहता है कि एलिमेंट जो कि सोनोरस भी हो, डक्टाइल भी हो, मतलब टन 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 वाला रिंगिंग साउंड भी करता हो, वायर्स में भी कन्वर्ट हो जाए, वो मेटल्स कहलाएगा. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेटल का प्रॉपर्टी होता है सोनोरस, डक्टाइल, मेलिएबल एंड ऑल द प्रॉपर्टीज. मेटल्स आर रिच विद ऑल द प्रॉपर्टीज. तो बिल्कुल दैट्स अ मेटल. बट रीजन और असर्शन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है. रीजन एज अ स्टेटमेंट एकदम कड़क, असर्शन एज अ स्टेटमेंट एकदम कड़क, बट इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं जम रहा है. सो दैट मेक्स ऑप्शन बी एज योर बैंग ऑन आंसर. सो ए एंड आर बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर गिवन असर्शन. So भाई और बहनों, to get more questions, more practice papers, important questions discuss करने के लिए, important concepts discuss करने के लिए, please hit the subscribe button so you get notifications first hand. आप कुछ भी miss नहीं करोगे. So thank you so much guys. Do like, subscribe, share. This is me Rachita Sachdeva signing off. Thank you. Have a nice time. Stay safe, stay happy always, and फिर मिलेंगे चलते चलते in our next session. Do not forget to join and follow me on Insta channel.
Bye. Take care.